आज हमारा प्रज्ञा प्रवाह परिवार एक ऐसे परिवार के समक्ष प्रस्तुत है जिसने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में, यह परीक्षा 2021 से संबंधित है, जो उसका सर्वोच्च पद होता है डिप्टी कलेक्टर का पद, वह प्राप्त किया है। इस रूप में भाई और बहन का जो बेजोड़ रिश्ता होता है, इस बेजोड़ रिश्ते को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी मान्यता दी है, प्रामाणिकता दी है और यह बताया है कि किस प्रकार से भाई बहन का रिश्ता रक्षाबंधन तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि उसके आगे जो सफलता का बंधन होता है उसको भी चरितार्थ करता है। इस रूप में हमारे समक्ष विवेक सिंह जी हैं और इनकी जो छोटी बहन है संध्या सिंह। संध्या सिंह ने न केवल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में डिप्टी कलेक्टर का पद किस रैंक के साथ हासिल किया है? जी सर, 12वीं रैंक। 12वीं रैंक के साथ हासिल किया है। और विवेक जी आपने 8वीं रैंक के साथ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो भाई और बहन का रिश्ता है 8 और 12 के रिश्ते में एसडीएम के रूप में चयनित हुआ है, चरितार्थ हुआ है। और दूसरा, ये जो प्रज्ञा प्रवाह परिवार यहाँ पर आया है वह इसलिए भी आया है, अमूमन आज तक का ये हमेशा का रिकॉर्ड रहा है कि जो भी चयनित बंधु या बांधवी होते हैं वो प्रज्ञा प्रवाह परिवार की कुटिया में आते हैं, लेकिन यहाँ पर आने का विशेष प्रयोजन यह है कि किस प्रकार से हम यहाँ दिखा सकते हैं कि एक जो आम भारतीय नागरिक है, जो आम भारतीय वर्ग है, किस प्रकार से अपनी मेहनत के द्वारा, अपनी लगन के द्वारा उच्च पद को प्राप्त कर सकता है। मैं अपने कैमरामैन से निवेदित करूंगा कि इनका जो कक्ष है, जो इनकी उत्तर पुस्तिकाएं हैं, जो इनकी तपस्थली है, ज़रा उसकी तरफ दिखाएं, जिससे जो हमारे बंधु और बांधवी देख रहे हैं वो समझें कि ये धूल भरे हीरे हैं जिन्होंने अपनी चमक बिखेरी है और सफलता को चरितार्थ किया है। जो लोग यह कहते हैं कि सफलता केवल उच्च वर्ग से संबंधित है या उसी तक सीमित है, संसाधनों तक सीमित है, तो इन्होंने इस कहावत को दरकिनार करते हुए यह स्थापित किया है जो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा कहा गया है कि जितने सुमन कंटकों में जिनका जीवन पुष्प खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। इस रूप में यह जो गौरवपूर्ण पल है, चूँकि सबसे पहले जो संध्या यहाँ पर बैठी हुई हैं, इन्होंने अभी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा घोषित आईएएस की परीक्षा में पहली बार ये बैठी और पहली बार इन्होंने सफलता का झंडा बुलंद किया है, सफलता का झंडा लहराया है। तो मैं आग्रह करूँगा संध्या से, संध्या जी आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। कैसा लग रहा है? इसको माइक को पकड़िए और बोलिए। हमारा भी संसाधन वैसा ही है जैसा कि यहाँ का रहा है। जी, डेफिनेटली अच्छा ही लग रहा है और क्योंकि कम समय में सफलता मिल गई, बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा जी। तो एक खुशी का तो भाव है ही। हालांकि अभी और पढ़ाई जारी रहेगी आगे, क्योंकि रैंक अभी 609 है तो उसमें आगे भी मेहनत किया जाएगा। फिर निश्चित रूप से जो आपकी संकल्प शक्ति है, अभी आपने जो कहा कि और आगे पढ़ाई जारी रहेगी, हमारे भारतीय राजनीति के जो सलाहकार पुरुष हैं, सबसे सम्मानित, सबसे अपनी वाक्पटुता के लिए जाने जाने वाले पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, वो कहते थे जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी, आज कहे चाहे जो दुनिया कल को बिना झुके न रहेगी। तो निश्चित रूप से यह जो आपका संकल्प है कि नहीं अभी 6 से 9 से हम 6ठी रैंक में आएंगे, है ना, 0 और 9 को किनारे कर देंगे, निश्चित रूप से अगले वर्ष वह चरितार्थ होने जा रहा है। अब मैं विवेक जी से आग्रह करूंगा कि सबसे पहले तो जो आपने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 8वीं रैंक के साथ में डिप्टी कलेक्टर का पद हासिल किया है, एक आम निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ये किसी सपने के साकार होने से कम नहीं होता है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है आपको? सर अच्छा लग रहा है और लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहती है आप लोगों से जी। और आपके चैनल से सर मैं पहले से भी जुड़ा रहा हूँ। 2020 में जब मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था 10 नंबर से, जी जी, तो उसके बाद मैं सोचता था कि कैसे मतलब हर जगह पे एक्सेल किया जाए। सबसे पहले आपका प्री ना रुके, जी। उसके बाद मेंस में भी जितने पेपर हैं 8 पेपर,
सब पे मैं देखता था कि मैं कहाँ कहाँ क्या क्या कर सकता हूँ। जी तो मेंस में जो 2 पेपर होते हैं सबसे ऊपर वाले, हिंदी और निबंध, जी जी जिनमें आप 150 नंबर में से उतना नंबर पा सकते हैं जितना कि जीएस में 200 नंबर में से। तो इन सबको मैं टारगेट करने के लिए सोचता था। तो 2020 में ही मेरे साथ इंटरव्यू दिए थे सर्वज्ञ अग्रवाल भाई साहब। जी जी तो वो आपके साथ पहले से जुड़े हुए थे। जी जी उनके माध्यम से मुझे आपके बारे में पता लगा। बाकी आपका चैनल प्रज्ञा प्रवाह को मैं यूट्यूब पे देखता रहता था, तो वहाँ से भी जानकारी मिलती रहती थी। तो सर्वज्ञ भाई के माध्यम से मैंने आपके ग्रुप ज्वाइन किया था। हालांकि उस समय सर मेरे पास पैसे की थोड़ा दिक्कत थी, तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था गुरुजी कि इस समय मेरे पास आर्थिक तंगी है। तो आपने बिना कुछ सोचे सर निःशुल्क मुझे अपने उस ग्रुप में ऐड किया था। इसके लिए मैं सर सदैव आपका आभारी रहूँगा। अरे भाई ये आपका बड़प्पन है कहीं कोई तंगी नहीं, आपने तंगी को बिल्कुल अब बहुत आगे कर दिया है। और ये आपका प्रज्ञा प्रवाह चैनल भी वास्तव में आप देखे होंगे, समझे होंगे कि इसी प्रकार की मेधा को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित है। और जो भी चीज़ें इसमें रहती हैं उसके पीछे ये रहता है कि हम आगे बढ़ें। आप ने चूँकि इस शब्द का प्रयोग किया है तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, अभी जो मेरी बिटिया जैसी है संध्या, इससे मैं चर्चा कर रहा था कि बेटा हम भी, तुम तो जो यहाँ की जो चीज़ें हैं इससे कहीं ज़्यादा स्थितियों और परिस्थितियों से मैं गुजर करके आगे बढ़ा हूँ। तो इस प्रकार का शब्द नहीं, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका जो स्वाभिमान है। और ये मैंने जैसे पहले ही कहा कि ये हमारी पारिवारिक सफलता है। तो इस रूप में आपने उस गरिमा को चरितार्थ किया है। और परमात्मा से प्रार्थना है कि अभी हमने आपसे चर्चा की थी, आपने बताया था कि अभी आपने आईएएस की परीक्षा दी है और आईएएस की परीक्षा में आपने प्रारंभिक परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया है। तो निश्चित रूप से ये जो आपकी ईमानदारी है, जो आपकी संवेदनशीलता है, और इसी के साथ अगर आप लगन और मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगे तो जिस प्रकार से आपकी छोटी बहन ने आपके मार्गदर्शन में पहली बार में न केवल प्रारंभिक परीक्षा के द्वार को भेदा, उसके पश्चात मुख्य परीक्षा में पहुंची और मुख्य परीक्षा के साथ यह अंतिम रूप से चयनित हुई है, 609वीं रैंक आई है। तो निश्चित रूप से आप भी आगे, जैसे मैंने अभी बिटिया को आशीर्वादित किया कि ये निश्चित रूप से इसका प्रॉपर में होना ही है, तो आपका भी प्रॉपर में होगा और निश्चित रूप से होगा। बस अपनी लगन को आगे बढ़ाए रखें। संध्या, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो आपकी ये सफलता की यात्रा रही है, संक्षेप में अपनी जो एजुकेशनल पृष्ठभूमि है उसको बताओ, और फिर कैसे इस ओर रूपांतरित हुई और आपने क्या क्या परिवर्तन किया। क्योंकि ये प्रयागराज की भूमि है, हिंदी बेल्ट के रूप में जाना जाता है। आपने अंग्रेजी माध्यम ऑप्ट किया, पहले हिंदी बेल्ट से संबंधित नहीं है, अभी आप चर्चा कर रहे हैं, तो बताइए थोड़ा सा संक्षेप में। जी सर, सर मेरी प्रारंभिक शिक्षा तो यहीं पास में ही माधव ज्ञान केंद्र स्कूल है, वहाँ से हुई। हिंदी माध्यम से मेरी क्लास 12th की पूरी एजुकेशन हिंदी माध्यम से थी। उसके बाद सर मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपना बीए कंप्लीट किया। वो मेरा वहाँ पे सर मैंने अपना माध्यम चेंज किया और इंग्लिश माध्यम किया। हालांकि शुरू में दिक्कत हुई, क्योंकि आप तुरंत, बचपन से आपकी शिक्षा हिंदी माध्यम में रही है, आप तुरंत इंग्लिश माध्यम में कर रहे हो, तो शुरू के 1 साल तो दिक्कत हुई। हालांकि सर मेरे साथ हमेशा ये है कि मैं कठिनाइयों से घबराती नहीं हूँ, और मुझे हमेशा से ये रहता है कि अगर ये चाहे कितना भी बड़ा एग्ज़ाम हो, निकालते इंसान ही हैं, वो भी बच्चे होते हैं, वो मेहनत करते हैं। तो फिर मुझे ये लगता है सर कि कर लूँगी मैं, मुझे ये हमेशा विश्वास रहता है कि सर थोड़ा सा मुश्किल आएगी लेकिन मैं कर लूँगी। तो सर मैं डरी नहीं, मैंने अपना माध्यम भी चेंज किया, फिर मैंने उसमें तैयारी करना शुरू किया। और उसके बाद सर मैं भैया के मार्गदर्शन में, क्योंकि वो आगे से तैयारी कर रहा था, तो उसके मार्गदर्शन में सर मैंने पढ़ना शुरू किया। और जहाँ कुछ दिक्कत आई तो फिर सोर्सेज भी कहीं न कहीं उसने बताए, जैसे कि सर अगर हम बात करें तो हिंदी और ऐसे तैयार करने के लिए कहीं न कहीं, क्योंकि भैया आपसे जुड़ा था और उस ग्रुप के में जो भी ऐसे आते थे अच्छे अच्छे, वो मुझे दिखाता था कि देखो इस तरीके से लिखे गए हैं, या हिंदी में किस तरीके से हम अपना जो संक्षेपण करें, या और भी चीज़ें आती हैं, भावार्थ व्याख्या और पत्र लेखन वाली चीज़ें हो गई, मुहावरे वाली चीज़ें हो गई। तो भैया आपसे जुड़ा था और भैया से मैं जुड़ी थी तो एकदम इनडायरेक्ट वाला, लेकिन हमेशा से मार्गदर्शन मिलता रहा सर। और फिर भगवान का भी साथ था सर कि पहली बार में फिर सिलेक्शन हो गया। निश्चित रूप से पूरे प्रयागराज के लिए बहुत गौरवपूर्ण उपलब्धि थी। और जहाँ देखो, जिधर देखो, यही सुनने को मिलता था, देखो भाई बहन एक साथ डिप्टी कलेक्टर हो गए, भाई बहन एक साथ डिप्टी कलेक्टर हो गए। और मैं इसको संशोधित करूँगा, अगला जो परिणाम आएगा, फिर ये ध्वनि गूंजेगी, नारा गूंजेगा कि भाई बहन दोनों एक साथ कलेक्टर हो गए ना। और निश्चित रूप से यह केवल नारा नहीं, इस नारे को आपको चरितार्थ करना है, और जिस लगन के साथ आप लोग आगे बढ़े और निश्चित रूप से चरितार्थ होगा। अभी आपने भाई के बारे में कहा,
जो भी चीज़ मैंने विवेक में देखी, जब मैं विवेक से पहली बार मिला तो मुझे लगा कि इसके अंदर पारिवारिक मूल्य कूट कूट कर भरा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे बहुत प्रभावित की। और हम लोग संस्कृत के रहे हैं तो संस्कृत में भ्राता शब्द होता है भाई के लिए। तो भ्राता का मतलब होता है भयात त्रायते यह सा, भय, जो भय से रक्षा करे, जो भय से दूर करे, जिसको कहते हैं भाई वही जो भय को हरे ना। तो भाई ने तुम्हारे अंदर जो परीक्षा संबंधित भय था उसका इसने हरण किया, और वही कारण है कि तुमने सफलता का वर्ण किया। ठीक है तो भगवान ऐसा भाई सबको दे, और मैं भी चाहता हूँ कि अगले जन्म में मेरा भाई बने और मैं इसकी बहन बनूँ। लो विवेक। थैंक यू सर। इसको थोड़ा ऊपर कर लेना। हाँ, थैंक यू सर। और केवल मैंने इनको नहीं सपोर्ट किया, मेरा तो 12वीं के बाद से ही ये प्लानिंग बन गई थी गुरुजी मुझे सिविल सेवा में जाना है। बीटेक में जाने के बाद मैं ही अपने क्लास में केवल एक ऐसा विद्यार्थी था जिसने फाइनल ईयर में गेट का एग्ज़ाम नहीं दिया, वरना मेरी सिविल ब्रांच में जितने बच्चे थे सभी ने गेट का एग्ज़ाम दिया था। मेरे दिमाग में क्लैरिटी हमेशा थी, लेकिन मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता था। जब मैं बीटेक के बाद यहाँ आया और जब इनको पढ़ते हुए देखा, संध्या को, मेरा 2019 में बीटेक कंप्लीट हुआ, इनका 2020 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। तो जब 19-20 में दोनों लोग एक साथ आए, दोनों ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और लॉकडाउन लग गया उसी समय। तो फिर जब इन्होंने हम दोनों ने साथ में पढ़ना शुरू किया तो इनको पढ़ते हुए देखकर मुझे मोटिवेशन मिला काफ़ी। इसमें देखो मुझसे छोटे लोग हैं लेकिन अच्छा कर रहे हैं काफ़ी। जब आपसे छोटे आपसे बेहतर करते हैं तो आपको लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है कि हम भी करें, अंदर से मोटिवेशन आता है। तो ये चीज़ें थी। तो केवल मैंने संध्या को नहीं, संध्या ने मुझको मेरी बहुत ज़्यादा मदद की। बहुत अच्छा। यही ये जो गीता में बहुत अच्छा टर्म है, भगवान कृष्ण बार बार बोलते हैं कि अगर देवता ये सोचें कि हम मनुष्यों की सहायता कर रहे हैं, मनुष्यों को आशीर्वादित कर रहे हैं, तो इस भ्रम में ना रहें, बल्कि मनुष्य भी उनको किसी न किसी रूप में हवि देते हैं। जैसे आप पूजा पाठ होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अग्नये नमः स्वाहा, इंद्राय नमः स्वाहा, वरुणाय नमः स्वाहा, इस प्रकार से बोलते हैं। तो वो जो हवि है देवताओं तक जाती है और देवता उससे पुष्ट होते हैं। तो उन्होंने कहा है कि देवता और मानव दोनों एक दूसरे के लिए देव हैं, परस्पर देवो भव। तो यहाँ पर आप दोनों लोगों ने एक दूसरे से प्रेरणा ग्रहण की, और यही एटीट्यूड आईएएस में परीक्षण किया जाता है कि जो सही चीज़ें हैं, सार सार को कही रहे थोथा दे उड़ाए, जो अच्छी चीज़ें हैं आप उससे प्रेरणा लिए। आपने संध्या से प्रेरणा ली और संध्या ने आपसे प्रेरणा ली, और इस रूप में दोनों जो 1 और 1 11 का भाव होता है उसको चरितार्थ किया। निश्चित रूप से इसीलिए बेजोड़ कहानी, अमिट कहानी भाई बहन की लिखी गई। अब वो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जैसे संध्या ने भी बताया उसी प्रकार से आप जो हमारे प्रतियोगी बंधु हैं उनके संदर्भ में संक्षेप में बताएं कि वो प्रारंभिक परीक्षा पर किस बिंदु पर ध्यान रखें, मुख्य परीक्षा पर किस बिंदु पर ध्यान रखें, और साक्षात्कार के संदर्भ में किस बिंदु पर ध्यान रखें। गुरुजी, आज के समय में जो परीक्षा प्रणाली हमारी बन चुकी है उसमें हम परीक्षा किसी एक पैटर्न पे, मतलब केवल प्री या मेंस पे ध्यान न रख करके इंटीग्रेटेड और अपनी तैयारी होलिस्टिक रखें। होलिस्टिक मतलब कि जैसे सर आज के समय में प्री हो चुका है, जिनको 2024 का प्री टारगेट करना है तो कम से कम 6 महीने तो अभी मेंस की तैयारी करें। 6 महीने बना कम से कम मेंस का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लें। मेंस का सिलेबस कंप्लीट करने से ये फ़ायदा होता है कि आजकल प्री में फैक्चुअल के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल प्रश्न भी आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट आधारित बहुत सारे। तो जब आप मेंस की तैयारी करते हैं तो आपके जो कॉन्सेप्ट आधारित प्रश्न है वो आसानी से हल होने लगते हैं गुरुजी। और जब हम प्री की डेडिकेटेड तैयारी करेंगे तो उसमें हम प्री के टेस्ट लगाएंगे, प्री के पुराने साल के पेपर देखेंगे। तो इस तरीके से जब हम होलिस्टिक तैयारी करेंगे प्री और मेंस की एक साथ में, तो हमारे प्री में निकलने की भी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब हमारा प्री क्वालिफाई हो जाएगा तो जो 3-4 महीने के बीच में गैप है उसमें हम आंसर राइटिंग करके अपनी और स्किल्स परफेक्ट करके सफलता के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुँच जाते हैं। और इंटरव्यू के लिए तो लोक सेवा आयोग के इंटरव्यू के प्रति मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा मैं क्लैरिटी नहीं थी इंटरव्यू के लेकर कि कितने नंबर मिल सकते हैं। तो मेरा हमेशा से ये प्रयास रहता था कि जो चीज़ अपने कंट्रोल में है, मेंस, प्री और मेंस, तो मेंस में जितना हो सके जहाँ तक नंबर खींच लो। तो मैं ये मान के चलता था कि मेरा इंटरव्यू मान लीजिए 50 नंबर भी मिले तो जो यहाँ पे मेरा 20 नंबर का नुकसान हो रहा है 70 से, उसकी भरपाई मैं निबंध और हिंदी से करूँगा। मैं हिंदी मीडियम से था तो हमेशा ही मेरा सर हिंदी स्ट्रांग पॉइंट रहा है। हिंदी में आपके निर्देशन में सर 2020 में 103 नंबर, 2021 में 101 नंबर और 2022 में 102 नंबर। तो लगातार सर 3 साल मेरा 100 के पार रहा है। तो मेरा ये हमेशा सर लक्ष्य रहता था कि जो मेरा कहीं पे थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है इंटरव्यू, उसकी भरपाई मैं हिंदी और निबंध से करूँगा। ये 2 पेपर मुझे हमेशा मदद किए और यहाँ तक पहुँचाए सर। बहुत बहुत आभार विवेक जी, आपने शतक लगाया, शतकीय पारी खेली। और मेरी अपेक्षा भी है कि अगला अब आपके लिए
जैसे हमने अभी बात की कि डिप्टी कलेक्टर से कलेक्टर की यात्रा को कलेक्टर की यात्रा के रूप में इसका रूपांतरण होना है, इसका कायांतरण होना है, परिवर्तन होना है। तो अगली बार भी मेरा पूरा प्रयास रहेगा। मैं यहाँ पर भाई बहन दोनों के समक्ष ये संकल्प लेता हूँ कि जो आपका निबंध का पेपर है उसमें जो कि IAS में फिलासफिकल एसेज आते रहे हैं, और मैं फिलासफी मेरा सब्जेक्ट रहा है, और मैं संस्कृत में जो फिलासफी ग्रुप से PhD रहा हूँ, और सोशलॉजी, साइकोलॉजी, आप जिस प्रकार से अभी आप संघर्षों की बात कर रहे थे, अपने संघर्ष के दिनों में इन सब सब्जेक्ट्स में गाइड लिखा करता था। तो इसलिए जब आप विद्या के क्षेत्र में कुछ काम करते हैं तो वो है ना कि व्यय किते वर्धते हो नित्यम, आप जितना ही खर्च करते हो उतनी ये चीज़ें बढ़ती हैं। तो इसमें मैं आपके समक्ष रहूँगा। अब मैं संध्या से ये चीज़ जानना चाहूँगा कि आपने PCS के संदर्भ में तो वार्ता हो गई, जो संघ लोक सेवा आयोग संदर्भ में जो आपका प्रारंभिक परीक्षा का रहा, मुख्य परीक्षा का रहा, उसके बाद साक्षात्कार का रहा, इस यात्रा में आपके साथ कौन कौन से लोग जुड़े रहे और उन्होंने किस प्रकार से आपको लाभान्वित किया, और हमारे जो प्रतियोगी बंधु हैं उन्हें इस संदर्भ में क्या करना चाहिए जिससे आप जैसे, अभी हमारे कैमरामैन ने चीज़ों को दिखाया था कि आप जैसे पृष्ठभूमि और भावभूमि में रहते हुए वो आप जैसी ऊंची छलांग को लगा सकें। एक IAS कितनी बड़ी चीज़ होती है। मुझे याद है कि हम इंटर में जब अंग्रेजी में मुहावरा याद करते थे तो उसमें एक मुहावरा आया था, मुझे अभी भी याद है कि टू बीट IAS एग्ज़ाम इज़ नॉट चाइल्ड प्ले। मतलब IAS की परीक्षा पास करना बच्चों का खेल नहीं है। मतलब क्या है, यह बड़ों का खेल है, और इस छोटी सी बच्ची ने इस बड़े के खेल को करके दिखाया है, तमाम लोगों ने किया है। लेकिन यह एक लगातार उपलब्धि ये बताती है कि आप SDM बने, उसके बाद IAS बन गए, और अभी हम इसकी मार्कशीट देख रहे थे संध्या की, तो इंटरव्यू में 250 में 225 में 193 नंबर। इससे आप लोग अनुमान लगा सकते हो कि इस बिटिया में क्या काबिलियत है, कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकती है। ठीक है, वहीं थोड़ा दिक्कत वहाँ पर हो गई निबंध के पेपर में, क्योंकि फिलासफिकल एसेज आते हैं, तो फिलासफिकल एसेज में अगर थोड़ी सी आपका डायमेंशन, थोड़ी सी आपकी दिशा में बदलाव हुआ तो पूरा का पूरा जो डायमेंशन है वो चेंज हो जाता है। तो वह अगली बार नहीं होने जा रहा है। अगली बार संध्या जो है उस जिस प्रकार से इसने अभी तक की सभी बाधाओं को पार किया है, निबंध में भी अपनी समाप्त बांधेगी और निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। संध्या चलो बताइए। जी सर, मेरी मेन तैयारी हमेशा से UPSC की ही थी सर। तो अगर मैंने PCS दिया तो भैया के गाइडेंस में कहीं ना कहीं एक बैकअप वाला था कि अगर UPSC खुदा न खास्ता अगर प्री रुक गया, और रुक ही गया था उस साल, और भाग्य था कि फिर PCS का प्री हो गया, और क्योंकि 1 साल का आपके पास समय है तो फिर PCS के लिए फिर मैंने मेंस की तैयारी की, और तो फिर सारा क्लियर हो गया। UPSC में सर एक तो सारा स्टेज चैलेंजिंग है, और कहीं ना कहीं किस्मत का भी खेला रहता है। तो ये है कि अगर आप प्री दे रहे हैं तो ये तो बात है कि आप होलिस्टिक पढ़ाई कीजिए, पहली बात। और दूसरी बात कि बहुत इसमें ये है कि पुराने साल के क्वेश्चन पेपर बहुत हेल्प करते हैं, पूरा उनके गाइडेंस में आपको तैयार करना होता है, और एक भी पोर्शन हम छोड़ नहीं सकते हैं। और क्योंकि उस समय तो मैंने 2021 में दिया था प्री, जब इसका तो 2022 का प्री UPSC का, तो वो तो ठीक था। अब इस साल का जो प्री दिया है तो वो तो और भी ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया है। बच्चे जो प्री दे कर आए हैं, किस तरीके से क्वेश्चन का पैटर्न बनाया है, तो धीरे धीरे UPSC एकदम आपको चैलेंजिंग करता जा रहा है। और इसमें एकदम अपना दिमाग अलर्ट रख के देखने की ज़रूरत है कि हम कैसे उस क्वेश्चन को करें। और हर एक पोर्शन पे नॉलेज को भी बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, दिमाग भी काम करना चाहिए। एलिमिनेशन टेक्निक अब रही नहीं, तो हर विषय को हमें, वो चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, वो चाहे जो कोर सब्जेक्ट कहे जाते हैं प्री निकालने के लिए, जिसमें हो गया अर्थव्यवस्था, हो गया आपका राजनीति, हो गई साइंस एंड टेक, हो गया और इन्वायरमेंट हो गया, ये 4 विषय हो गए। तो उन सब पे, हर एक विषय पे हमारी पकड़ होनी चाहिए, हम एक भी विषय को छोड़ नहीं सकते हैं, तब जाके हम आशा कर सकते हैं कि हम अपना प्री निकाल सकते हैं। और सर इसके अलावा अगर मेंस की बात करें तो सर सिलेबस को पकड़ के चला, सारे टॉपिक एकदम नोट्स बना के सर टेस्ट सीरीज़ किया, टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की, और उसने बहुत हेल्प की सर। और एक बड़ा चैलेंज हो जाता है कि 3 घंटे में आपका पेपर ख़त्म हो, तो टेस्ट सीरीज करने से, प्रैक्टिस करने से, 3 घंटे लिखने से घर पे, तो उससे प्रैक्टिस आई कि पेपर ख़त्म हो गया। कंटेंट भी अच्छे थे, लेकिन हालांकि और हम सुधार सकते हैं, सुधारने की संभावना हमेशा ही रहती है, हम चाहे जितना बेहतर करें। तो इस तरीके से सर मेरा क्लियर हुआ। और उसके बाद सर इंटरव्यू की बात करें तो
इंटरव्यू में कहीं ना कहीं क्योंकि पहला था और कोई भी आसपास ऐसा नहीं था जिसने इंटरव्यू दिया हो, गाइडेंस की सर कमी थी। तो ऐसे में सर आपके ही मार्गदर्शन में सर आपने श्रीमान के पाठक सर जी से उनसे आपने संपर्क करवाया और उनके मार्गदर्शन में सर मुझे एक जो प्रेरणा मिली, मोटिवेशन मिला, उसने बड़ी हेल्प की सर। क्योंकि सर से जब मैंने बात की तो बात करने पर सर इतनी अच्छी पर्सनालिटी है, इतना पॉजिटिव तरीके से वो बताते हैं कोई बात, तो उन्होंने मेरा एक व्यापक दृष्टिकोण मुझे प्रदान किया। मुझे लगता है कि वो बड़ा हेल्प किया। और इंटरव्यू में अगर आप जाते हैं तो आप कितने जेन्युइन पर्सन हैं, एक ये चेक होता है। दूसरा, आपका किसी भी समस्या के प्रति दृष्टिकोण क्या होता है। मैं मॉक देने जाती थी तो मॉक इंटरव्यू में ये हाल था कि फैक्ट बहुत ज़्यादा पूछते थे और मुझे बल्कि हमेशा से था कि फैक्ट रियल इंटरव्यू तो नहीं पूछेंगे सर, समस्या देंगे आपको या कोई और बात पूछेंगे, आपसे जनरल बातें करेंगे लेकिन फैक्ट नहीं पूछेंगे कि आपका मेंस का या जीएस का उठा के आपसे कोई सवाल किए जाएं। तो इसीलिए सर उससे मैं घबराती तो नहीं थी। हालांकि मॉक देने से कहीं ना कहीं समझ में आता है कि आप ऐसे बैठिए, वैसे कीजिए या तो के पाठक सर से बात करने के बाद मुझे एक व्यापक दृष्टिकोण मिला। अगर किसी चीज़ कोई भी प्रश्न पूछा जा रहा है, जैसे कि सर ने मुझे बताया था कि पॉलिटिकल साइंस मेरा ऑप्शनल था, तो पूछ सकते हैं आपसे कि आपके फेवरेट फिलोसफर कौन है। तो उसमें किसी एक फिलोसफर का नाम लेने की अपेक्षा आपको कई फिलोसफर का नाम लेकर उनकी अच्छी अच्छी चीज़ें बता दीजिए। ये आपको नैरो डाउन नहीं होना है, आप अपना व्यापक दृष्टिकोण रखिए। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई समस्या आती है तो वो समस्या का समाधान आप कितना समावेशी तरीके से, कितना समझदारी के साथ, कितना हर चीज़ों में बैलेंस बना के कर लेते हैं, तो जिससे मिनिमम नुकसान हो और मैक्सिमम फ़ायदा हो, इस तरीके से करते हुए अगर आप किसी समस्या का समाधान करेंगे तो वो फिर अच्छा उत्तर निकल के आता है। तो सर मुझे लगता है कि बहुत फॉर्मल मेरा इंटरव्यू नहीं था, मतलब बहुत चिल तरीके से मेरा इंटरव्यू गया था। और लास्ट में तो फिर स्मिता नागराज मैम का बोर्ड था, हंसते हुए भी थी, हंसते हुए काफ़ी अच्छे से बीता था इंटरव्यू। और मैंने एकदम बिल्कुल एक रत्ती का बनावटीपन नहीं था उसमें, और इस तरीके से सर अच्छे नंबर आ गए फिर इंटरव्यू में। अभी इंटरव्यू की बात चल रही थी, हमेशा एक प्रश्न रहता है कि उस इंटरव्यू बोर्ड में कोई ऐसा प्रश्न रहा हो जिसने आपको बहुत उलझाया हो और या जिससे वो लोग बहुत खुश हो गए हों, कोई ऐसा प्रश्न आपको याद आ रहा है? सर उलझाने में तो अधिकतर सारे ही प्रश्नों के जवाब मैंने दिए थे और उलझे एक भी प्रश्न नहीं थे। जो नहीं आते थे उसके लिए सॉरी सर बोल दिया था। जैसे उन्होंने एक इविल विल के बारे में पूछा था तो मैंने पहले नहीं सुना था तो मैंने सॉरी बोल दिया उसके लिए। ऐसे ही एक शब्द और था कोई, मुझे याद नहीं आ रहा है। हालांकि उसके बाद सारे प्रश्न के उत्तर दिए थे जो कि नॉर्मल प्रश्न थे। जैसे कि मुझे याद आ रहा है एक क्वेश्चन पूछा था मैम ने कि कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा पुराना हो चुका है अपना, 70 साल पहले लिखा गया था। जो उस समय लोगों ने लिखा था वो भी ब्रिटिश माइंडसेट के साथ कहीं न कहीं थे, तो आपको नहीं लगता कि हमको बदल देना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन? तो फिर सर इसका जवाब मैंने कुछ इस तरीके से दिया था क्योंकि एकदम मैं नॉर्मल थी और एकदम जेन्युइनपन था उसमें। तो फिर मैंने कहा कि सर जैसे कुछ अच्छी बातें होती हैं कि हमें दूसरों की भलाई करनी चाहिए या सहायता करनी चाहिए या अच्छा काम करना चाहिए, ये चीज़ें आज से 10,000 साल पहले भी इतनी रिलेवेंट थी, आज भी हैं और कल भी रहेंगी। और इसी तरीके से जो हमारा संविधान है वो कुछ आदर्शों पे बेस्ड है और वो आदर्श कल भी रिलेवेंट थे, आज भी रिलेवेंट है और कल भी रिलेवेंट रहेंगे। और जहाँ तक परिवर्तन करने की बात है, क्योंकि समाज परिवर्तन हो चुका है, तो हमारे संविधान में खुद ही अनुच्छेद 368 के तहत ये प्रावधान किया गया है ताकि समय की आवश्यकता को देखते हुए हम उसमें चेंज कर दें। हालांकि इतना भी चेंज ना कर दें कि फिर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बेसिक स्ट्रक्चर का प्रावधान किया है। तो मुझे लगता है कि ये कुछ प्रश्न थे जो एक होलिस्टिक आंसर मैंने दिया तो वो कहीं ना कहीं खुश हुए होंगे सर। इसके अलावा मुझे एक और प्रश्न याद आ रहा है, क्योंकि डीसी के रूप में मैंने बताया था कि मेरा चयन हो चुका है, तो उन्होंने पूछा, एक सिचुएशनल क्वेश्चन दिया उन्होंने इस पर कि अगर आप डीसी हैं और कलेक्टर को आपको रिपोर्ट बनानी है, फिर एक सिचुएशन थी कहीं ना कहीं कि उसमें आपको करप्शन में लिप्त होना पड़ेगा, प्रेशर है ऊपर से, तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगी? तो फिर सर मैंने 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए कह सकते हैं हल्का सोचा। फिर मैंने सर मुस्कुराते हुए कहा कि मैम यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर हम एक बार झुक जाते हैं गलत के सामने तो फिर हमारी प्रवृत्ति ऐसी बन जाती है सर कि हम बार बार झुकते चले जाते हैं और सामने वाले इंसान भी हमें फिर उसी तरीके से ट्रीट करना शुरू कर देता है। फिर हमारे ऊपर बोझ पे बोझ। तो कहीं ना कहीं एक बहुत उस तरीके का उत्तर देने का कि सर हम बिल्कुल भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होंगे, ये एकदम इस तरीके से न देने के बजाय आप इसका उत्तर इस तरीके से दीजिए ना जो आपकी समझदारी को दर्शाए। तो मुझे लगता है ये भी बड़ा अच्छा उत्तर था सर। एक उत्तर मुझे और याद आ रहा है, मैं एकदम उठ गई थी जैसे ही सर मैं उठी थी, इंटरव्यू खत्म हो चुका था सर, जैसे ही मैं उठी तो पता नहीं उनके मन में जो भी हो, तो उन्होंने कहा कि अरे रुकिए रुकिए, एक क्वेश्चन का और जवाब दीजिए। मैं रुक गई फिर मैं, तो फिर मैम ने पूछा कि अच्छा आपने फिर पोस्ट ग्रेजुएशन क्यों नहीं किया? फिर मैं रुकी, फिर मैं थोड़ा मुस्कुराई क्योंकि बहुत एकदम अच्छे से इंटरव्यू चल रहा था। तो फिर मैंने कहा कि मैम करती तो अच्छे से करती,
डिग्री लेके बैठने का मतलब नहीं है। अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करती मैम तो अच्छे से करती, लेकिन अगर अच्छे से करती मैम तो मेरी यूपीएससी की पढ़ाई कहीं ना कहीं बाधित हो जाती या कहीं ना कहीं पीछे चली जाती। तो फिर मैम ने कहा चलिए ठीक है, आपका इंटरव्यू खत्म हुआ। तो इस तरीके से सर बहुत ही अच्छे तरीके से कहा कि ठीक है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन अच्छे से नहीं किया लेकिन इंटरव्यू आपने बहुत अच्छे से किया, इसलिए मैं भी आपका इंटरव्यू बहुत अच्छे से कर रही हूँ और आपको 193 नंबर दे रही हूँ। ठीक है, अभी आपने डॉक्टर कृष्णाकांत पाठक सर का नाम लिया। निश्चित रूप से भारतीय प्रशासनिक सेवा में बहुत बड़ा नाम है और न केवल वो अपने समय में हिंदी माध्यम के टॉपर रहे हैं, 15वीं उनकी रैंक थी, आप ऐसे अनुमान लगा सकती हो। फिर बाद में वह सर्वश्रेष्ठ कलेक्टर के रूप में चुने गए, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे उसमें वो सेक्रेटरी रहे और बेदाग चरित, ईमानदार और इतना जो कहा जाता है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, इतना डेप्थ। मैंने ढेर सारे आईएएस देखे हैं, तमाम विद्वान लेख देखे हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर देखते हैं, लेकिन वो निरंतर अपने आप को ही शोर मारते रहते हैं। और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों के परिवेश में ऐसे व्यक्तित्व हैं। ठीक है, तो ये इस यात्रा का समापन इस रूप में हुआ। तो निश्चित रूप से आपको भी, क्योंकि आप उनसे प्रभावित रही हैं, तो सही अर्थों में प्रभाव का अभिप्राय यही होता है कि उन्होंने टॉप किया था और आप भी टॉप करो और आप भी एक भविष्य में ऐसे ही अधिकारी के रूप में अपने आप को प्रतिस्थापित करो। अब उसके बाद फिर विवेक जी से संक्षेप में जो उनकी आगे की यात्रा है उसके संदर्भ में उसके संदर्भ में हम लोग ने बात कर ही ली है। अब केवल ये जानना है कि जब आप अपना ये अध्ययन कर रहे थे, कभी भी आपको ऐसा लगा कि नहीं ये क्षेत्र यहाँ पर नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है कि मैं गलत दिशा में आ गया हूँ? एक ये, और दूसरा मुझे याद आ रहा है कि आप लोक सेवा आयोग में अपनी उत्तर पुस्तिका देखे थे सामान्य हिंदी की, तो उसमें आपने मुहावरों का जो प्रयोग किया था, 30 नंबर का मुहावरा होता है और आपने एक मुहावरा या एक लोकोक्ति गलत कर दी थी, फिर भी आपको 27 नंबर मिले थे। तो आप ऐसा क्या प्रयोग करते थे या किस प्रकार से आपको मार्गदर्शन मिला जिसमें आपको हूबहू एक्यूरेट गणित जैसे नंबर मिले? इसके संदर्भ में थोड़ा सा हमारे भाइयों और बहनों को बताइए। सर, आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप था तो जिसमें आप डेली प्रैक्टिस करवाते थे जी, तो उसमें डेली आप मुहावरे देते थे, प्रैक्टिस करते। मुहावरे मतलब कि हिंदी कुछ ना कुछ देते थे, कभी मुहावरे दिया, कभी विलोम दिया। तो जब मुहावरों के आप वाक्य प्रयोग उस ग्रुप में करवाते थे तो आप सबसे पहले क्या बताते थे कि सबसे पहले मुहावरों का जो अर्थ है एकदम सटीक होना चाहिए जी। जो अर्थ है, या नहीं कि आपको जो अच्छा लग रहा है अपने मन से आप अर्थ बता दिए, अर्थ वही दीजिए जो एकदम एग्जैक्ट लिखा हुआ है किताब में। उसके बाद वाक्य प्रयोग भी एकदम सटीक होना चाहिए। और वाक्य प्रयोग में जैसे धार्मिक नाम मत लीजिए, राम सीता वगैरह का नाम मत लीजिए पार्टिकुलर। और वाक्य प्रयोग ऐसा होना चाहिए कि वाक्य प्रयोग भी कहीं ना कहीं कुछ बताता हो, हमें कोई दिशा दिखाती हो, कुछ पॉजिटिव। तो इस तरीके से हमारा वाक्य प्रयोग भी बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए। तो सटीक अर्थ सबसे पहले लिखे। और मेरा जो गलत हुआ था गुरुजी मुहावरा एक, उसमें मैंने वो जो उसका अर्थ होता है वही गलत लिखा था। अगर आपका अर्थ सही है और आपने वाक्य प्रयोग भी समावेशी ढंग से कर दिया तो निश्चित रूप से पूरा का पूरा अंक मिलता है गुरुजी। जी जी, ठीक है विवेक जी। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे जिसने एक बहुत अच्छी बात संध्या की ये लगी कि जो हम लोक सेवक बनने जा रहे हैं तो इसकी दो चीज़ें होती हैं। एक, उसमें लोक संवेदना होनी चाहिए और वह लोक संवेदना इस रूप में होनी चाहिए कि जो जनता का दुख है, जनता का मर्म है, जनता की पीड़ा है, वो ऐसे लगे कि अपनी पीड़ा है। और फिर अगर जहाँ न झुकने की बात है वहाँ पर बिल्कुल अडिग रहना चाहिए। इस संदर्भ में मुझे बार बार भगवान राम का चरित्र जो है वो हमेशा याद आता है। और ये चतुर्थ प्रश्न पत्र में साक्षात्कार में जैसे कहा जाता है राम बाण, तो कहते हैं कि वज्रादपि कठोराणि मृदून कुष्मादपि। जब हमें नैतिकता पर अडिग रहना है, जब हमें सत्य पर अडिग रहना है, तो फिर कहते हैं रामोद्री न भासते। राम फिर दो बातें नहीं करता, एक ही बात है, वज्रादपि कठोराणि। फिर राम उसमें वज्र से भी कठोर बनने रहते हैं। लेकिन जब जनता की बात है, जनता की सेवा की बात है, मृदून कुष्मादपि, फूल से भी कोमल, फूल से भी सरस। तो इस रूप में आप दोनों लोगों को देख करके मुझे यही अनुभूति हो रही है कि आप में भी राम रम रहा है। जब आपने परिश्रम किया तो बिल्कुल वज्र से जैसे कठोर बन करके परिश्रम किया। और उसके बाद जो भाई बहन का प्यार था, भाई बहन का स्नेह है, एक दूसरे के प्रति फूल जैसे बने रहे और आप हमेशा ऐसे फलते और फूलते रहें, मेरी यही कामना है। भविष्य में मैं पुनः यहीं पर आऊँगा और साक्षात्कार लूँगा अगले वर्ष, जब ये मेरी बिटिया प्रॉपर आईएएस बनेगी और विवेक प्रॉपर आईएएस बनेंगे। बहुत बहुत आभार आप सबका। थैंक यू सर। धन्यवाद सर।